बारिश में अमीर गरीब बेटी की विदाई। पालमपुर गांव में अचानक से बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया था। हे भगवान, बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया है। नमिता सारे कपड़े उठाकर ले आंगन से। माँ मैं पहले ही उठाकर ले आई थी। चलो शुक्र है, मैं तो कैसी भुलक्कड़ हो गई। मैंने तो बाहर लाल मिर्च सूखने डाली थी, अब तक तो वो उड़ भी गई होंगी। अरे मेरी प्यारी माँ, चिंता मत करो, जब तुम रसोई में थी तब मैं उठाकर ले आई थी। शाबाश, बड़ी ही समझदार है मेरी बेटी। अब बस जल्दी से तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरे हाथ पीले हो जाए। तुम्हें भी ना माँ, बड़ी जल्दी पड़ी है मुझे भगाने की। अरे पगली, ये तो दुनिया की रीत है। एक ना एक दिन तो बेटी को विदा होकर जाना ही होता है, और अगर माँ बाप ने जवान बेटी को घर में बिठा भी लिया ना तो लोग 100 ताने हमें सुनाएंगे। तो तुम लोगों की बातों को एक कान से सुना करो और दूसरे से निकाल दिया करो। अरे माँ, बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है, मैं भी घर की छत पर तिरपाल डाल कर आती हूँ, नहीं तो ये सारा का सारा पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नमिता का छोटा भाई मनीष वहाँ आता है। माँ, बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई है, मैं उसमें नहाने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बारिश में कहीं बीमार पड़ गया ना तो बेकार में डॉक्टर को पैसा देना पड़ेंगे। माँ थोड़ी देर जाने दो ना, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जल्दी लौट आना। मनीष खुशी से भागते हुए बाहर चला जाता है। ये भी ना सुधरने वाला नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर घनश्याम काम से लौट कर आ जाता है, जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अरे आप तो पूरे भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो कहीं सर्दी जुकाम ना लग जाए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। उर्मिला आज सामान की डिलीवरी करने दूसरे गांव गया था। वहाँ मुझे मनोज मिला। वो अपनी नमिता के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता बता रहा था। ऐसी बात है तो आप उनसे बात करके देखिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी घनश्याम का छोटा भाई महिपाल, जो कि काफी अमीर था, उनके घर आता है। ये लो विनोद भाई साहब मिठाई। पता नहीं तुम अपनी बेटी की कभी शादी कर भी पाओगे या नहीं। मेरी बेटी आपकी बेटी से छोटी है, पर देखो मेरी अमीरी के चलते रिश्तों की बाढ़ उसके लिए आ गई है, और उनमें से एक रिश्ता हमें काफी पसंद भी आ गया है। देखो, हम अमीरों की बेटियों के लिए खुद ब खुद रिश्ते चलकर आते हैं। हाँ देख, मेरे समझदार बेटों ने अपनी शादी ना करके पहले अपनी बहन की शादी करने का फैसला लिया है, और मैं उनके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अगर तेरा बेटा भी बड़ा होता तो आज तेरी थोड़ी मदद हो जाती। वैसे ये मिठाई मेरी बेटी का रिश्ता लगने की खुशी में है। महिपाल अपने बड़े भाई को मिठाई के साथ घनश्याम को ताने देकर चला जाता है। बड़ा घमंड है इसे खुद की बेटी पर। आप मनोज भाई साहब से बात कीजिए, अपनी नमिता के लिए जो अच्छे घर से रिश्ता आया है उनको मिलने के लिए बुला लीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब बहुत जल्द लड़के वाले नमिता को देखने आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद है, पर शादी में कुछ लेन देन भी होता है। लेकिन बहन जी, हम गरीब लोग दहेज कहाँ से देंगे? मैं कौन सा दहेज मांग रही हूँ, लेकिन हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, उनके सामने नाक नहीं कटने देंगे। आप हमें 1 रुपया भी दहेज में मत दीजिए, पर बारातियों का स्वागत अच्छे से करना, उनकी विदाई अच्छे से करना। शादी की अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए और बहू को सोना भी बना कर देना। साथ में मेरे बेटे को एक बाइक भी, ताकि जब हमारे मेहमान आए तो कोई हमारा मजाक न बना पाए। समाज में रहना है तो समाज के अनुसार चलना ही पड़ता है। आप सही कह रही हैं बहन जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर ठीक है, अगले महीने हम शादी रख देते हैं। क्या? लेकिन तब तो काफी बारिश होती है। तो क्या हुआ भाई साहब, शादी तो करनी है ना, और ये पहली शादी तो है नहीं जो बरसात में हो रही है। घनश्याम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है, पर सारी रात उसे नींद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन वो फैक्ट्री के लिए जा रहा था, तभी उसका छोटा भाई उसे टोकते हुए कहता है, भाई साहब, मैंने सुना तुमने अपनी हैसियत से बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है। अब इतने बड़े घर से जोड़ लिया, पर कोई कमी मत रखना। और तुम अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी के साथ कर रहे हो, बराबरी करना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं महिपाल, तुम कहाँ मैं कहाँ, ये सब तो लड़के वालों की डिमांड पर हुआ है। अपने देवर की बातें सुनकर उर्मिला को बड़ा बुरा लगता है, और अब वो और भी ज्यादा कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। साथ ही वो गांव के बाहर बड़े बड़े टेलर्स के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे सिलाई करने के लिए ले आती है, ताकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर न छोड़े। ऐसे ही हफ्ता भर बीत जाता है। एक रोज, उर्मिला, मैंने बैंक में एक छोटी सी FD करवाई थी, मैं उसे तोड़वा कर ले आता हूँ, बिटिया के ब्याह में काम आएगी। अच्छा ठीक है जी। शादी का दिन नजदीक आने लगता है और बारिश भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। माँ अपनी छत तो ठीक करा ली, पर हमारे घर तो गड्ढे में है। बारिश का सारा पानी घर में आ गया। अगर शादी वाले दिन ऐसा हुआ तो हम मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? महिपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक किया है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मेरी बेटी के फेरे कैसे होंगे इस बारिश में? किससे कर्ज लूं?
पापा आप फिक्र क्यों करते हैं? मेरी बहन के फेरे इस बारिश में ही होंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद घनश्याम बारिश में भीगते हुए कुछ पैसे कर्ज पर लेकर आता है और उन पैसों से एक बाइक खरीदता है। हमने सारा इंतजाम कर लिया, अब हमारा घर ऊंचा है। हाँ, अब मैं जमीन पर चटाई बिछा देती हूँ और हाथों से दीवारों की लिपाई कर कर उस पर डिजाइन बना दूंगी। घर के बाहर चौकी लगाकर मैंने मंडप सजाया है और मंडप के ऊपर बड़ी सी पन्नी लगाई है ताकि फेरे लेते हुए कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। महिपाल और उसका पूरा परिवार अच्छे से तैयार होकर 6-7 गाड़ियों में शादी का सामान रखकर बैंकेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश काफी तेज हो जाती है। क्योंकि महिपाल की बेटी की शादी बैंकेट के अंदर होती है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो वहीं कुछ ही देर में घनश्याम के घर पर भी मेहमान आने लगते हैं और उर्मिला सभी मेहमानों को अपने घर में रुकने के लिए जगह देती है और खिड़की दरवाजे खोल देती है। तो वहीं घर के कुछ लोग लड़का लड़की के साथ मंडप पर बैठे रहते हैं, जहां नमिता के फेरे हो रहे होते हैं। साथ ही काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। बहन, लड़की वाले भले गरीब हैं, पर उन्होंने सारी अरेंजमेंट कितनी अच्छी की हुई है ना, वरना इतनी तेज बारिश में तो अच्छे अच्छे मंडप उड़ जाते हैं। पर यहाँ देखो, बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। कितने आराम से बच्चों के फेरे हो रहे हैं और खाने का इंतजाम भी छत पर तिरपाल लगाकर बहुत अच्छे से कर दिया है, जिससे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। वो तो है बहन। इस तरह एक गरीब पिता अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी गरीब बेटी के फेरे करवाता है। तो वहीं बैंकेट हॉल की लाइट चली जाती है और उनका जनरेटर भी खराब होता है, जिसका उन्होंने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। फिर जैसे तैसे काफी देर बाद लाइट का इंतजाम किया जाता है, जिससे लड़के वाले काफी उदास भी हो जाते हैं। महंगे गिफ्ट मिलने के बाद भी उनको शादी में कुछ मजा नहीं आया। तो उधर गरीब पिता की बेटी की शादी में सब मेहमान खुश होकर सारी शादी एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी उसकी बेटी को अपने साथ विदा करके लेकर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अमीर बेटी की छाते के नीचे विदाई की जाती है। इस तरह दोनों अमीर गरीब बेटी की विदाई होती है। गांव के सबसे पुराने घर में आज एक बड़ा उत्सव था। सजावट से घर चमक रहा था और चारों तरफ शादी की धूम मची थी। ये शादी थी रमा की छोटी बेटी सिया की। लेकिन इस खुशी के माहौल में कहीं न कहीं एक उदासी भी छिपी थी। बारात आने का वक्त हो चुका था, इसलिए रमा और उसकी सास सब लोग परेशान थे। तभी रमा ने अपनी बेटी को आवाज दी, अरे सिया, जल्दी तैयार हो जाओ, बारात आने वाली होगी। जी माँ, बस 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। अरे बिटिया, आज तेरी शादी है, तू बाजार से सब्जी नहीं खरीदने जा रही है जो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। लेकिन उसी घर की छत के कोने में बैठी थी मीरा, रमा की बड़ी बेटी। उसकी आंखों में उदासी थी। ये विदाई का मौका सिर्फ सिया के लिए था। मीरा को शादी का हिस्सा बनना तो दूर, कोई उससे बात तक नहीं कर रहा था। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो सिया की नहीं बल्कि मेरी विदाई हो रही होती। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मीरा रमा की सौतेली बेटी थी। वो चारों तरफ घर की सजावट देख रही थी। शादी का ये माहौल कितना खूबसूरत है, काश कभी मेरे लिए भी ऐसा होता। तभी उसे रमा की सास यानी मीरा की दादी ने देख लिया। वो गुस्से में मीरा के पास आई। अरे मीरा, तू यहाँ बैठकर क्या कर रही है? कुछ काम तो कर ले, घर में शादी है और तू बस आराम कर रही है। जी दादी, अभी करती हूँ। मीरा के दिल में बचपन से ये बात घर कर गई थी कि वो इस परिवार के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। मीरा भी घर के कामों में बस एक नौकरानी की तरह हाथ बटाने लगी। सिया, कब से चिल्ला रहे हैं हम लोग, तैयार हुई या नहीं? हाँ हाँ, तैयार हो गई हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मीरा दीदी को भेज दो, वो मुझे जल्दी तैयार कर देंगी। पर पता नहीं आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। वो मेरी सौतेली बेटी है, उसे बस हम पाल रहे हैं, नौकरानी है वो इस घर की। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या मैं प्यार के लायक भी नहीं हूँ। कम से कम इंसानियत के नाते ही मुझसे कोई प्यार से बात कर लेता। तभी रमा ने मीरा को देख लिया। ओए मीरा, इधर आ, तू यहाँ छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं माँ, मैं तो ये बताने आई थी कि बारात आ चुकी है। तो बताया क्यों नहीं? तू बिल्कुल अपनी मरी हुई माँ पर गई है। अरे तू क्यों हम पर बोझ बनी हुई है? अपनी माँ के पास ही क्यों नहीं चली जाती? सिया कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। मीरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दादी आ गई। अरे चलो सब लोग, मुहूर्त निकल जाएगा, फिर झुनझुना बजाते रहना यहीं बैठकर। चल बेटा। और मीरा तू वहां वरमाला के टाइम पर स्टेज के आसपास भी दिखाई मत दे जाना अपनी मनहूस सूरत लेकर। रमा, उसकी सास और सिया वहां से चली गई। इसके बाद शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। तभी अचानक एक तेज आंधी आई और मंडप का एक हिस्सा गिर गया। माँ, दुल्हन वाला दुपट्टा आग में गिर गया है। अब क्या करेंगे? ये तो अशुभ हो गया।
घर में सभी परेशान थे। तभी मीरा ने अपने कमरे से अपना पुराना दुपट्टा निकाला और सिया को पहना दिया। माँ, ये दुपट्टा सिया को पहना दो, इससे सब सही हो जाएगा, क्योंकि ये दुपट्टा मेरी माँ की शादी का है, उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन ये तो तेरा। माँ, अब ये दुपट्टा सिया के लिए है। सभी चुप हो गए। मीरा के इस बलिदान ने माहौल को बदल दिया। माँ, ये मीरा दीदी का है, ये मेरे पास कैसे रह सकता है, फिर उनकी शादी में क्या होगा? लेकिन सिया, अगर तू दुपट्टा नहीं लेगी तो अशुभ हो जाएगा। एक ऐसा शादी वाला दुपट्टा तो होना ही चाहिए जो किसी की माँ ने गिफ्ट किया हो, वो भी अपनी शादी वाला। ये हमारी परंपरा है। माँ, शुभ अशुभ बाद में देखिएगा, पहले ये सोचिए कि मीरा दीदी के साथ आपने हमेशा ऐसा क्यों किया। मेरी विदाई के पहले आपने उन्हें कितनी खरी खोटी सुनाई। वो आपकी सौतेली बेटी हुई तो क्या हुआ, इंसान के नाते ही प्यार से बोल देती। सिया ने पहली बार मीरा के लिए आवाज उठाई। उसने वहाँ पर मौजूद सभी को मीरा के साथ किए गए भेदभाव के बारे में बताया। गाँव वालों, अगर मीरा दीदी यहाँ ना होती तो शायद आज मेरी शादी रुक जाती। माँ, आपने हमेशा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। हमें नहीं पता था कि आप अपनी सौतेली बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। लेकिन इस घटना के बाद भी रमा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। थोड़ी देर बाद सिया की विदाई तो हो गई, पर अब बारी थी मीरा की विदाई की। मीरा ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगी। सभी के जाने के बाद शाम के वक्त, माँ, मैंने हमेशा सोचा कि एक दिन आप मुझे अपनी बेटी मानेंगी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये कभी नहीं होगा। जहाँ जाना है जा, वैसे भी हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह सिया की विदाई उसके ससुराल में और मीरा की विदाई दर दर भटकने के लिए हो गई। मीरा ने घर छोड़ दिया और अपने दम पर जीने का फैसला किया। वो बाहर किसी साड़ी ब्लाउज बनाने वाली दुकान पर काम करने लगी, क्योंकि उसे सिलाई कढ़ाई पहले से ही आती थी। एक दिन मालकिन ने पूछा, मीरा, तुम रहती कहाँ हो? अब क्या बताऊं आपको, जहाँ भी सोने की जगह मिल जाती है वहीं सो जाती हूँ। मैं जानती हूँ, कल रात मैंने तुम्हें फुटपाथ पर भिखारियों के बीच सोते हुए देखा, इसीलिए आज पूछा। खैर, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, पर आज से तुम इसी दुकान के अंदर सोओगी। अब मीरा को सोने की एक ठीक ठाक जगह मिल चुकी थी, पर वो रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोती थी। रात भर काम किया करती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने कुछ ही महीनों में पैसा इकट्ठा करके अपने लिए एक लकड़ी की झोपड़ी बनवा ली। उसी झोपड़ी में उसने अपनी अलग दुकान खोल ली और धीरे धीरे वो एक कामयाब लड़की बन गई। उसकी मालकिन बहुत खुश हुई। मीरा, आज मैं तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। तुम तो कुछ ही महीनों में मुझसे भी आगे निकल गई। मैडम, जब कोई साथ नहीं देता तब हमें खुद अपना सहारा बनना पड़ता है, पर अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ दर दर भटक रही होती। दूसरी तरफ सिया की शादी में परेशानियां शुरू हो गई। उसका पति लालची था और सिया से दहेज मांगने लगा। तुम्हारी माँ ने मुझे दिया ही क्या है? अगर मुझे दहेज मिला होता तो ऐसी नौबत ना आती। कैसी बातें कर रहे हो? इतना सारा दहेज तो मिला है तुम्हें। मुझे कैश चाहिए, कैश। तुम अपने मायके जाओ और 10 लाख रुपए लेकर आओ। अगर खाली हाथ लौटी तो घर में घुसने नहीं दूंगा। सिया रोते हुए अपने मायके लौट आई। उसने अपनी माँ से रोते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी का ऐसा अंजाम होगा। अब हम क्या करेंगे? मैंने तो अमीर मुर्गा फांसा था और अपना सब कुछ बेचकर उसे दहेज भी दिया था ताकि वो बाद में हमारी मदद करता, पर सब बर्बाद हो गया। अब हम खाएंगे क्या? माँ, मीरा दीदी कहाँ गई? उसका नाम लेकर मेरा मूड खराब मत कर। जिस दिन तेरी विदाई हुई थी उसी शाम उसकी भी विदाई हो गई। पता नहीं कहाँ गायब है उस दिन से। अब सिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी गुस्से में घर से बाहर निकल गई और मीरा को ढूंढने लगी। पता लगाते लगाते रात तक सिया मीरा के पास पहुंच गई। मीरा की तरक्की देख सिया बहुत खुश हुई। दीदी, अच्छा हुआ आप उस घर से निकल आई, वरना वहां आपका दम घुट जाता। पर जैसे ही सिया ने अपनी आपबीती सुनाई, उसी समय मीरा ने सिया की मदद का फैसला किया। सिया, तुमने हमेशा मेरे लिए लड़ाई की, आज मेरी बारी है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। उसने अपने व्यापार से कमाए पैसे से सिया की मदद की। अब सिया और मीरा एक साथ रहने लगी। उसने रमा को भी पैसे भेजे। एक दिन रमा मीरा और सिया से मिलने आई। मीरा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी वो प्यार नहीं दिया जो तुझे मिलना चाहिए था। माँ, प्यार देने के लिए कभी देर नहीं होती। मीरा के बलिदान और प्यार ने परिवार को फिर से एक कर दिया। सिया और रमा ने मीरा को गले लगाया और सबने मिलकर नए सिरे से जीवन शुरू किया। Thanks for watching.